हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के मॉक टेस्ट का डे 67। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देख रखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर को नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के राइट आंसर का। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पास बैठना। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं उपनिषद। क्लियर फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं यहाँ उपनिषद से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, उपनिषद जो होता है ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ माना जाता है। उपनिषदों को स्वयं जो वेदांत भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि उपनिषद का जो भाषा लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया, तो उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा गया और ये गद्य और पद दोनों में उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स एक और मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप याद रखेंगे कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारासिको ने 17वीं शताब्दी में की थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि मगध साम्राज्य के संबंध में विचार करें। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट दिए गए, आप सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया कि हमें बात करना है मगध साम्राज्य के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है फ्रेंड्स कि मगध साम्राज्य की स्थापना बृहदत्त ने की थी, तो ये पॉइंट इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है कि महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्व छत्रांतक और एकारट की उपाधि धारण की थी। क्या ये पॉइंट करेक्ट है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट्स बिल्कुल सही होता है। महापद्म नंद के बारे में बात कर लेते कि ये कौन था। तो महापद्म नंद मगध पर नंद वंश का संस्थापक माना जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का काफी विस्तार भी हुआ था और इसने अपने एक जो उपाधि धारण की थी, आप उपाधि को देख सकते हैं, सर्व छंत्रांतक और एकारट की उपाधि इसने धारण की थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या दिया है कि गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, इसकी जो क्रमशः 4 राजधानियां बनी थी। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स कि जो बृहदत्त ने स्थापना की थी मगध साम्राज्य की, उस समय गिरिब्रज राजधानी थी और बाद में चल करके यही राजगिरी कहलाने लगा। और बाद में जो अगर बात करें कि पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा कि अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये पॉइंट भी करेक्ट होता है। और वैशाली, वैशाली के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थानांतरित की थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट होता है कि मगध साम्राज्य की ये 4 राजधानियां क्रमशः दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर बात करें तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी 1 2 3। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट के लोकप्रिय आक्रोश क्यों पैदा हुआ था? इसका कारण ये था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसने सरकार को बिना किसी अधिकार के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया था। आप सभी को पता है कि जो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को। कब लिया गया था? 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था रॉलेट एक्ट। और इसमें होता क्या था कि जिसके अनुसार किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसके विरुद्ध में 6 जून 1919 को गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी कह सकते हैं या फिर देशव्यापी हड़ताल कराया था। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का कंसंस कीपर कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है, क्या होगा इसका राइट आंसर?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सी राजगोपालाचारी जी को एक उपाधि दी गई थी, उस उपाधि का नाम क्या था, राजा जी। ठीक है, राजा जी के नाम से इनको जाना जाता था, ये पॉइंट याद रखेंगे। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में पड़ता है, ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं गांधी जी का कंसर्न्स कीपर। इनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो इनमें अपनी परछाई को देखते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गांधी जी का कंसर्न्स कीपर यानी कि विवेक जागृत रखने वाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इस चीज को याद रखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्न में से किसे निग्रंथ नाथ पुत्र भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान महावीर को। ठीक है फ्रेंड्स, वर्धमान महावीर को निग्रंथ नाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी बटोरेंगे यहाँ पे महावीर के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, महावीर 24वें तीर्थकर थे, आपको पता होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर को जाना जाता है। अगर ऐसे पूछ ले कि इनका जो चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आप याद रखेंगे सिंह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह जो था वो सिंह था। क्लियर फ्रेंड्स। महावीर का जन्म कब हुआ था ये पूछा जाता है, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में, याद रखेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी कब, 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, तो याद रखना है फ्रेंड्स, पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बचपन में इनको वर्धमान के नाम से जाना जाता था, इस चीज़ को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में, जिसको अर्धमगधी भी कहा जाता है, अर्धमगधी भाषा में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिस्कशन पेज पर। कल के वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था और मैं यही चाहता भी था। अब आप लोग सोच रहे थे कि मैंने गलती बता दिया, लेकिन फ्रेंड्स मैंने गलती नहीं की थी। मैंने 2 क्वेश्चंस में गलती हुआ था, कल आप लोग कमेंट करके बता रहे थे। सिर्फ और सिर्फ मुझसे एक क्वेश्चन गलती हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझकर गलती किया था, क्योंकि आप लोग को देखना चाहता था कि आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं कि नहीं सिर्फ, या फिर बस जो मैं बोलता हूँ आप उसको देखते चलते हो। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने कमेंट करके ये प्रूफ किया फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हो। और आप सभी को पता है यार, इसमें कुछ नया थोड़ी था कि 1916 में नहीं हुआ था, ये तो सभी लोग को पता है। इसमें मैं गलती कैसे कर सकता था, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। इसमें मैंने कोई गलती नहीं की थी, ये जानबूझकर मैंने किया था ताकि आप लोग के कमेंट्स को मैं देखूं कितने लोग कमेंट्स करते हैं। और कुछ लोगों ने तो नोटिस किया ही नहीं है, बस वो लोग अपने मार्क्स को शेयर करके गए। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक होता हो। आप लोग उसको पॉइंट्स को नोटिस करें और नीचे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इंप्रूव करेंगे। तो चलिए, मैं आपको ये क्वेश्चन तो गलत नहीं था, आप लोगों ने सही बिल्कुल गेस किया था, 1916 यहाँ पे राइट है। इसलिए ऑप्शंस मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करके आपको बता दिया था, ताकि आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था। मैं मानता हूँ कि ये मेरी मिस्टेक थी। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस बी और डी को तो ध्यान से देखा, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों मैच कर रहा था, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि गवर्नर जनरल परिषद के कानून सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही होती है, यानी सी का सी ही होना चाहिए, लेकिन मैंने गलती से बता दिया था चार्टर अधिनियम 1813। तो ये मेरी मिस्टेक थी, ये क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हुआ था, मैं ये मानता हूँ। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही दिया था कि ताकि आप लोग नोटिस करो। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा जो आपने कमेंट्स किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं। आपका समय शुरू होता है अब। काफी अच्छा प्रश्न है, जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति हैं। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चावल की ये जो कि प्रजाति होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में जिनकी अलग अलग जो प्रजाति होती हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं की सोनालिका आपको याद रखना है, गिरजा याद रखना है और सैलजा, ये 3 आपको याद रखेंगे। सोयाबीन से अगर रिलेटेड बात करें तो सोयाबीन का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक आता है अलंकार, अलंकार इसकी एक प्रजाति होती है। मक्का के बारे में कई प्रजाति होती हैं, जिसमें कुछ फेमस जैसे जवाहर होता है, किसान होता है, तरुण होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बनता है कि जिस पंडित ने दक्षिण भारत की आर्यकरण किया वे कौन थे। काफी अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वो पंडित कौन थे, तो अगस्त्य से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब मैं आपको बता दूं कि इनको दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। संगम साहित्य से ये ज्ञात होता है फ्रेंड्स कि दक्षिण में आर्य जो सभ्यता को प्रसार किया था ऋषि अगस्त्य से और कैंडिन्य ने किया था। कैंडिन्य, ध्यान रखेंगे, कैंडिन्य, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम संगम साहित्य हुआ था, प्रथम संगम साहित्य का आयोजन वो मदुरै में इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था, ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक सही तरीके से मैच नहीं करता है, बताना है आपको। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, हमें उतना मोटिवेट मिलता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि आत्मारंग पांडुरंग, तो बिल्कुल यहाँ इनका करेक्ट मैच है कि प्रार्थना समाज। आपको पता है फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो केशव चंद्र सेन के सहयोग से, जो कि एमजी रानाडे, आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1867 ईस्वी में की थी। ये पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या है कि दयानंद सरस्वती, बिल्कुल करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज, ये इनके साथ गलत हो जाता है, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज यहाँ पे जो मैच कर रहा है ये पॉइंट्स गलत हो जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों गलत हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्म समाज था पहले इन्होंने जो कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन फ्रेंड्स ये कुछ वर्षों के बाद यानी करीब करीब 1866 ईस्वी में ये क्या हुआ था कि ये विभक्त हो गया था। ठीक है, 1866 करीब ऐसे 1865 में ये विभक्त हो गया था। विभक्त होने के बाद आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी करीब 1866 ईस्वी में। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ 1866 ईस्वी में की थी, यानी कि ये 1865 ईस्वी में विखंडन हो गया था और उसके बाद में 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये गलत मैच किया गया। लास्ट पॉइंट में क्या दिया है कि स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, कुछ भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। विख्यात यात्री इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव करें। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, आप गेस करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि यह अफ्रीकी मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अफ्रीकी यात्री था जो कि मोरक्को देश का था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में भारत आया था। ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1333 ईस्वी में भारत आया था, न कि 1336 ईस्वी में। अच्छा 1336 क्या है, 1336 से आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि इन्हीं के शासनकाल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में समकालीन कह सकते हैं, इन्हीं के समकालीन था हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल ये तो हमारा गलत है। थर्ड क्या बनता है कि इसने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया, बिल्कुल करेक्ट है। इब्न बतूता की जो पुस्तक होती है वो है रेहला और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया था सही कथन का चुनाव करना है, तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्ता शासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स बात करते हैं राइट आंसर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपन का शासनकाल क्या था, रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 था, ये आप याद रखेंगे। इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि फ्रेंड्स इसके शासनकाल में 1881 ईस्वी में तो सबसे पहले जो कि कारखाना अधिनियम लागू किया गया था, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने बात की फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई है, और आपको ये बताना फ्रेंड्स कि WHO ने इनके जयंती पर 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। सबसे आपका कमेंट करके नीचे बताना, सभी लोग को कमेंट करके नीचे बताना, ठीक है। तो फिलहाल बात करते इसके आगे। देखिए फ्रेंड्स
1881 तो क्लियर हो गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 1881 में इन्हीं के शासनकाल में भारत में जो कि सर्वप्रथम जो कि नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। नियमित जनगणना कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लिटन के बारे में। तो लिटन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि इनके शासनकाल में 1878 ईस्वी में इन्होंने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, जिसको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो भी यहाँ पे ईस्वी बता रहा हूँ, उस ईस्वी को ध्यान से सुनते रहिएगा। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो। देखिए, लॉर्ड मेयो का शासनकाल तो हमें याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि 1872 ईस्वी में इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जो कि भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना जो प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष पे होता है, वो 1881 से रेगुलर हमारे 10 वर्ष पे होता है। और किनके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्लियर फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया। और 1872 में क्वेश्चन ये पूछा था फ्रेंड्स, लॉर्ड मेयो से रिलेटेड कि इनकी हत्या कहाँ पर की गई थी, तो अंडमान निकोबार में एक अफगान ने इनको चाकू मार करके हत्या कर दी थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। लास्ट हमारा ऑप्शन कर्जन दिया गया, ये पूरा स्क्रीन भर गया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखते रहना। कर्जन के बारे में बात करें तो कर्जन से महत्वपूर्ण घटना जो कि आपके प्री में भी देखने को मिला था, कर्जन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी बने हुए थे, तो प्री के रिलेटेड ही आपके मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट घटना इनसे रिलेटेड क्या थी फ्रेंड्स, 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड कई सारे घटनाएं हुई, लेकिन उनके बारे में हम लोग फिलहाल किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी अच्छे से याद रखनी है, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा नीचे कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है, 2020 को WHO ने किस रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए प्रश्न क्या बनता है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया के सुदूर पूर्व में किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया अलग अलग तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसका राइट आंसर कर लेंगे। देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, तो मैंने आपको कई बार बताया कि कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय से संबंध रखता था, महायान शाखा से। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में, उसी समय बौद्ध जो था वो दो भागों में टूटा था, हीनयान और महायान। कनिष्क ने बौद्ध का महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, यानी कि महायान शाखा से ये संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित यहाँ पे है, सही तरीके से मैच किया गया। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या दिया गया, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इंडियन अनरेस्ट की पुस्तक लिखी थी, यानी कि इनके साथ तो ये होना चाहिए था, ये गलत है। देखिए यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, रफीक जकारिया, इन्होंने बिल्कुल ये ऑप्शंस भी बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी, रफीक जकारिया ने। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बाकी बात करें ऑप्शन सी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पता है, इंडियन स्ट्रगल इन्होंने लिखी थी। और वी डी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो हम लोग बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी थी, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं देती है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है कि महात्मा गांधी इसे असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या दिया है कि यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए तुर्की में जो खलीफा पद की समाप्ति तथा तुर्की के साथ जो अन्याय हुआ था, उसके विरोध में अली बंधुओं ने मोहम्मद अली और शौकत अली, यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिख रहा है, मोहम्मद अली और शौकत अली के जो कि कहने पर 1919 में आंदोलन ये शुरू किया गया था, खिलाफत आंदोलन आप कह सकते हैं। ठीक है, 1919 में शुरू किया गया था, और 1922 में इसकी समाप्ति भी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और लेकिन इसका जो समर्थन आप यहाँ पे देख रहे हैं, कांग्रेस ने भी किया था और महात्मा गांधी ने भी किया था, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखें तो फ्रेंड्स ये पॉइंट तो करेक्ट ही है कि इसकी मांग थी कि तुर्की सुल्तान ऑटोमन साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों को नियंत्रण करना। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा गलत जो था वही था कि कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, जबकि समर्थन किया गया था। तो फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहते थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, आपको बताना है कि किस बादशाह को उसकी प्रजा जो थे वो शाही वेश में एक दरवेश या फिर फकीर कहते थे।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को कहा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था और इसके जो गुरु थे वो मीर मोहम्मद हकीम थे, जिंदा पीर के नाम से भी इसे ही जाना जाता था, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखना है, जैसे कि 1679 ईस्वी में 1679, ठीक है 1679 में इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, क्योंकि आपको पता है कि अकबर ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसने फिर से जजिया कर को स्टार्ट किया था। ठीक है, और 1979 में, ये आप डेट याद रखेंगे, 1979 में इसने औरंगाबाद में एक बीबी का मकबरा बनाया गया था। बीबी का मकबरा को आगरा का ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनता है फ्रेंड्स। आपको ये बताना है कि किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर फोर्ट जेल में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कब लिखी थी ये पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 1942 से 1946 के बीच इन्होंने ये लिखा था। यहाँ से मैंने क्वेश्चंस कई बार आपसे बताया भी था कि अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, रीडिस्कवरी अगर लगा दे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो मेघनाथ देसाई ने लिखी थी। ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बनता है, इसीलिए मैंने आपको ऊपर में बताया था कि नहीं बताएंगे, आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी डी सावरकर। ठीक है, बी डी सावरकर ने ये इस पुस्तक को लिखा था, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस पुस्तक को क्रांति की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संज्ञा दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एस एन सेन जो थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पुस्तक थी 1857, इस टाइप के क्वेश्चंस इनके बारे में पूछा गया था, किसने की थी लिखी थी, तो 1857 पुस्तक एस एन सेन ने लिखी थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ठीक है, अगर मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताया था कि अगर आपने हमारे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड उस वीडियो को नहीं देखा तो आपने ज़रूर देखना, लेकिन शायद आपने देखा होगा कि नहीं देखा वो तो हम नहीं जानते। लेकिन देखिए फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का क्या होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स केवल 2। ठीक है, कालीबंगन से मिला। कालीबंगन से और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, जैसे उसका अगर हम कह सकते हैं नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो मिला था वो कालीबंगन से ही मिला था। कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, याद रखेंगे। अगर लोथल के बारे में बात करें तो लोथल जो था फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता का जो कि बंदरगाह था, गुजरात में पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। मोहनजोदाड़ो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे याद रखना है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ी इमारत थी जो सैंधो सभ्यता की आप कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो वो थी अनागार, और यहाँ से स्नानागार भी मिला था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो थी वो मोहनजोदाड़ो से ही मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या फिर संस्था की स्थापना की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द के जगह पे सिर्फ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी कहीं की देखने को मिलता है, तो आप घबराएंगे नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना फ्रेंड्स लंदन में भारतीय और सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था फ्रेंड्स, आपको याद रखना कब स्टार्ट किया था, 1866 ईस्वी में। ठीक है, इसका उद्देश्य था भारत के जो मामले होते थे उनके विचारों पर चर्चा करना और सरकार को भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करना, इसका मेन पर्पस था, याद रखेंगे। अगर पूछ ले कि इसकी प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड लिवडेन को। ठीक है, लॉर्ड लिवडेन, मैं आपको लिख देता हूँ लॉर्ड लिवडेन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा एक नहीं है। तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्रेंड्स बुजुर्गों की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार का त्याग करना, ये जो कि मौलिक कर्तव्य की सूची में नहीं शामिल किया गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के फर्स्ट में रखा गया, और ये देखिए फ्रेंड्स मूल संविधान में हिस्सा नहीं था, ये मूल संविधान में हिस्सा नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है 11। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना कि इसमें सबसे पहले 10 जोड़ा गया था और लास्ट में 1 जोड़ा गया था। जो 10 जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था, और लास्ट में जो 1 जोड़ा गया था यानी कि 11वां जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था। सॉरी 2003 नहीं 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर अनुच्छेद पूछ ले तो कौन सा अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद होता है 51 के क। ठीक है, 51 के क में रखा गया। इतने सारे पॉइंट्स को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सिंपल से भाषा में कहे तो शोषण या फिर जोर जबरदस्ती का अभाव, इसी को कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इनमें से कौन सा सही किया गया, कौन सा मिलान जो है वो सही है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या दिया गया, सबसे पहला पॉइंट्स में यूनियन पावर कमेटी बिल्कुल करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। सेकेंड पॉइंट, अगर जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने तो जैसे कि फ्रेंड्स इनको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो संघ समिति, जो संघ संविधान समिति, ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट्स कमेटी यानी फिर राज्यों जो कि राज्य संविधान के तहत जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और यहाँ पे प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो B.R. अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए वो चारों के चारों बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहे हैं। स्क्रीन पे आपके सामने पिक्चर मैंने लगा रखा है, बाकी ऑप्शंस आप बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो भी समिति थी आप उनके नामों को याद कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड मैंने आपको कई बार क्वेश्चंस बता दिया है, आई होप कि अब तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको भी पता होगा कि क्षेत्रीय परिषद कितनी बार मैंने क्वेश्चंस लाया। देखिए क्षेत्रीय परिषद जो है वो खाली स्थान है, एक प्रकार का परामर्शदार्शी इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय भी आप इसको कह सकते हैं कि ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम बात करें क्षेत्रीय परिषद का जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और इसमें वर्तमान में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है, तो क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 होती है। इसके जो कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके जो कि उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 51 जो संबंधित है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शंस तो हमें देखना फर्ज बनता है, तो बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि 48 का क क्या है, तो 48 के क में ये बात किया गया फ्रेंड्स कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना और वन्य जीव की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसमें हमारा ये ऑप्शंस क्लियर होता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है कि 49, तो 49 क्या बनता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जो है, स्थान जो है उनके, और वहाँ जो वस्तुएं होती हैं उनका संरक्षण करना ये हमारा कर्तव्य होता है इस आर्टिकल के तहत। और 44 आर्टिकल तो मैंने कई बार आपको बता चुका है। 44 आर्टिकल का मतलब क्या है, ये दोनों समान है, यानी फ्रेंड्स नागरिकों को समान जो संहिता दी गई है वो इसी अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 44 के तहत। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए है, और बाकी सारे ऑप्शन को याद रखना है कौन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, अभिकथन ए, जीवी मालवांकर आज़ादी के बाद लोकसभा के अध्यक्ष थे। कारण में क्या दिया कि सर फ्रेडरिक व्हाइट ब्रिटिश भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जीवी मलवांकर जो थे वो आज़ादी के बाद लोकसभा के अध्यक्ष थे, यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बिल्कुल करेक्ट है कि जीवी मावलंकर। ठीक है। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे उपाध्यक्ष के बारे में बात कर ले तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, अनंत सैनम आयंगर, प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कारण में क्या दिया है कि सर फ्रेडरिक व्हाइट ब्रिटिश भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। बिल्कुल करेक्ट है कि ब्रिटिश भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष यही थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कारण का जो कि अभिकथन का कारण यहाँ पे एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है। लोकसभा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो लोकसभा से रिलेटेड तो कुछ पॉइंट तो याद करना हमारा फर्ज बनता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो मैंने आपको कई बार एक ट्रिक बताया सरल, इस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हो, जैसे कि स का मतलब संसद का गठन 79 के तहत होता है, र का मतलब राज्यसभा का गठन जो होता है 80 के तहत होता है, और लोकसभा का गठन 81 के तहत होता है। इस सीरीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। यानी फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि लोकसभा का गठन 81 आर्टिकल के तहत किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि परमाणु अप्रसार संधि जो थी वो किस वर्ष लागू की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, तो बताना आपको राइट आंसर क्या होगा। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि परमाणु अप्रसार संधि होता क्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो जानना जरूरी है ना कि परमाणु अप्रसार संधि होता क्या है। देखिए, एक प्रकार की ऐसी संधि होती है, एक प्रकार कह सकती है ऐसी वैश्विक संधि है कि जिसके द्वारा नाभिकीय हथियारों और नाभिकीय तकनीक उन देशों में प्रसार को रोकने का प्रयास किया जाता है जिन देशों के पास यह तकनीक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो संधि थी वो कब लागू की गई थी। तो ये संधि लागू की गई थी फ्रेंड्स 5 मार्च 1970 को। ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे, इस संधि में एक प्रस्तावना भी शामिल है और 11 अनुच्छेद इसमें, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोल वेदा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल रिटर जो थे इनको क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ भूगोल का पिता के बारे में पूछ ले तो किसे कहते हैं, इरेटास्थनीज। ठीक है, इरेटास्थनीज। और इन्होंने जियोग्राफी का शब्द जो दिया था इन्होंने नहीं दिया था, इरेटास्थनीज ने। ठीक है। आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, या फिर इसको कार्ल रिटर, एक और वैज्ञानिक थे, जिन दोनों लोगों को जाना जाता है आधुनिक भूगोल का जनक। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूटान के साथ भारत की कौन कौन सी सीमा साझा होती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यही 4 राज्य जो है वो सीमा साझा करती हैं भूटान के साथ। भूटान के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, और इनमें से सबसे जो लंबा सीमा साझा होता है वो होता है असम का। यानी फ्रेंड्स, असम कुल अकेले 267 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है। अगर बात करें सेकंड में कौन आता है, तो सेकंड में जो कि अरुणाचल प्रदेश आता है, और अरुणाचल प्रदेश कुल अकेले 217 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। थर्ड पॉइंट पे जो आता है 187 किलोमीटर इसके साथ, और जो सिक्किम आता है, सिक्किम अकेले करीब करीब 22 नहीं 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये सब आपको याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना कि सबसे लंबी सीमा साझा असम करता है। अब इन 4 राज्यों को याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए मैं आपको ये बता दूं, भूटान के जो साब है ना वो काफ़ी फेमस हो गए हैं। भूटान के साब जो है वो काफ़ी फेमस। ठीक है, साब का मतलब, यानी फ्रेंड्स एस का मतलब सिक्किम, ए का मतलब आसाम, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, बी का मतलब बंगाल। इस 4 को आप याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, यानी कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है, आपको वो बताना। तो चलिए देखते हैं क्या आपने पढ़ा और क्या इसका राइट आंसर आपने गेस किया। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया, झील दिया गया, और झील का नाम क्या है, चेम्बरम बक्कम। ठीक है, चेम्बरम बक्कम जो झील है वो तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई सुधार नहीं करने वाला हूँ, इसमें बिल्कुल राइट है, तमिलनाडु। रविंद्र सरोवर झील जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन हमारा सी 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 29 नंबर क्वेश्चन बनता है खारतुंग ला पर्वतीय जो दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है।
यहाँ पे राज्य से जगह पे केंद्र शासित प्रदेश भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपने यहाँ पे मैंने बोल दिया कि केंद्र शासित प्रदेश तो आपने गेस कर लिया होगा। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि वर्तमान में आप इसको कह सकते हैं लद्दाख में, ठीक है। वर्तमान में ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। पहले तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र कह सकते थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को आप देख लीजिए और इसके बाद बताइए कि इनमें से किसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई जा रही है। ये पॉइंट देखिए गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये हाल ही में क्वेश्चंस काफ़ी चर्चा में था। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, इसलिए बोलता हूँ कि मेरे करंट अफेयर्स से जुड़े रहो। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सारे जितने भी करंट अफेयर्स कराता हूँ आप उनके साथ जुड़े रहो। देखिए कलेश्वरम सिंचाई जो लेफ्ट सिंचाई परियोजना, ये गोदावरी नदी पर बनाया गया, न कि कृष्णा नदी पर। यहाँ पे आपको गोदावरी नदी मेंशन करना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट है कि तेलंगाना राज्य में इसको बनाया जा रहा है, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए को आपको गोदावरी नदी सुधार करके करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, यानी फ्रेंड्स म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है, ये आपको बताना है। तो म्यांमार से लगने वाले राज्यों के नाम को मैंने आपको अच्छे से याद कराया था, और वो ट्रिक क्या बताया था, तो अरुणा मामी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। अरुणा मम्मी मैंने आपको ट्रिक बताया था। यानी फ्रेंड्स अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, म का मतलब मणिपुर और मी का मतलब मिजोरम। तो अब आप बताओ कि इसमें कहीं पे आ रहा है असम, तो बिल्कुल नहीं, असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये गलत तरीके से सीमा नहीं साझा करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं कि कुल कितनी सीमा साझा करती है, तो 1643 किलोमीटर की सीमा भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा होती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अच्छा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि जो ये भारतीय सीमा जो राज्य हैं अलग अलग हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारतीय राज्य सटते हैं, तो किस देश के साथ कितने राज्य सटते हैं उनके नामों को आपको याद करना चाहते हैं इसी तरह के ट्रिक के साथ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनके अलग से एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप नीचे कमेंट करके अपनी राय मुझे दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर पूछ ले कि म्यांमार के साथ हमारा जो भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा वो एक है जो कि समुद्री सीमा साझा करता है, तो आपने क्लियर कर लिया होगा कि जो अंडमान निकोबार है वो अपनी समुद्री सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्पादन फलन किसके बीच संबंध होता है। उत्पादन फलन के बारे में पूछा जा रहा है, ये किसके बीच संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच ये संबंध दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया कि यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि मुद्रास्फीति कीमतों में निरंतर गिरावट से संबंधित होती है। देखिए फ्रेंड्स मुद्रास्फीति जो निरंतर गिरावट से नहीं निरंतर वृद्धि से संबंधित है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो ये पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या बन रहा है कि मुद्रा को अत्यधिक आपूर्ति से मुद्रास्फीति हो सकती है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वास्तविक उत्पादन में वृद्धि की जो तुलना में धन की आपूर्ति तेजी से बढ़ने से मुद्रास्फीति की स्थिति बन सकती है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुद्रा की अत्यधिक आपूर्ति से मुद्रास्फीति हो सकती है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि केवल 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। जो मैंने आपको ऊपर में डिस्कशन अभी किया सेम टू सेम उसी थॉट पे ये बेस्ड है, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर गेस कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स उद्यमी। अगर ऑप्शंस में लेनदार रहता तो आप वहाँ पे लेनदार को टिक करते, ठीक है फ्रेंड्स, लेनदार नहीं सॉरी देनदार देनदार रहता तो आप इसको टिक करते, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो होता है लेनदार और देनदार वाले ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर देनदार ऑप्शन ना हो तो आपको उद्यमी को टिक करना है,
ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक जो फायदा होता है वो उद्यमी को होता है, क्योंकि जो उत्पादन लागत की तुलना में कीमत में बढ़ोतरी तेजी से होती है, जैसे हम लोगों ने ऊपर में बात किया था। इस वजह से कहते हैं कि उद्यमी को फायदा होगा। जबकि अगर बात करें कि निश्चित आय वर्ग या फिर लेनदार को नुकसान होता है और उसी के स्थान पर देनदार को काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, लेनदार को अगर इसमें पूछ ले कि सबसे ज़्यादा घाटा किसको होता है, तो लेनदार को होता है, और सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, उद्यमी हो तो उद्यमी को टिक करेंगे, नहीं तो देनदार को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यानी फ्रेंड्स ए बी सी और डी को आप पढ़िए और इसके बताइए कि कौन सा असत्य है। आप असत्य बताइए, हम उसके फैक्ट को बता देंगे। चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 1993 में संशोधन किया गया था। यानी कहने का मतलब एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 था, इसमें संशोधन 1993 में किया गया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ये तो असत्य पूछा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। असत्य में देखिए खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो वर्ग है वर्ष 1962 में शुरू किया गया था। यहाँ पे ये गलत हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि 1962 में नहीं 1964 में स्टार्ट किया गया था। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, 1964 में स्टार्ट किया गया था। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खदानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा लागू किया जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो असत्य हमारा जो कि गलत था बी, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या, भूमि कारक को अन्य रूप में भी जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदीय कारक के नाम से जानते हैं। भूमि कारक को अन्य नाम से मृदीय कारक कहते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। काफी इजी क्वेश्चन से याद रखेंगे। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्रों में ये पाई जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टुंड्रा का अर्थ क्या होता है, तो टुंड्रा का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स बंजर भूमि। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो सूर्य का ताप होता है और सूर्य के जो प्रकाश होते हैं वर्ष भर अभाव रहता है, यानी बहुत कम मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि वनस्पति का विकास जो न्यूनतम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार के क्वेश्चन दिए गए। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू किया गया था, काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फ्रेंड्स बेतिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था फ्रेंड्स, उत्तरी तथा मध्य बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने के लिए किसान जो थे वो साफ साफ मना कर दिए थे, इनकार कर दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखेंगे बेतिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये किया गया था गया में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो वेदन क्षमता जो की बात की जाती है, वेदन मतलब वेदने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक गामा किरण की होती है। लेकिन कंफ्यूज यहाँ पे आपको ये कर सकता है कि अगर आयनन क्षमता पूछ ले, आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है, तो वो होता है अल्फा किरण का। याद कैसे रखेंगे, देखिए अल्फा में भी आ रहा है और आयनन में भी आ रहा है, यानी कि आ और आ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन बी होता है, आप इसको याद रखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि गामा किरण की खोज किसने की थी, पॉल विलार्ड ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव कोशिका में मौजूद नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको एक बार बताया भी था, आपको अच्छे से याद होगा तो डेफिनेटली कर पाओगे। देखिए मानव कोशिका में मौजूद नहीं होता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, न कि मानव कोशिका में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन होगा सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये भी मैंने आपको क्लियर कराया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है वो तीनों की अलग अलग तरह के होते हैं, मैंने आपको ये 2 दिन पहले वीडियो में बताया था, वो आप जरूर देखना। तो कोशिका भित्ति अगर ऐसे पूछ ले कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, और जो कि शैवालों की कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज की बनी होती है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, किसने बाइफोकल चश्मा का आविष्कार किया था। काफी अच्छा प्रश्न है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार, बाइफोकल चश्मा का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी राइट आंसर होता है।
अब ये पूछा जा सकता है कि कब किया था, तो आप याद रखेंगे 1785, 1785, 1785 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स। बाइफोकल लेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अगला क्या है कि प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम में निम्न में से किस रंग को तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपके सामने लाल नहीं है तो क्या करोगे, सबसे ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, लेकिन लाल इसमें नहीं है, तो लाल से जस्ट जो नीचे आता है उसको चेक करते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स होता क्या है, तो आपको ये चीज़ तो पता है कि इसका जो 7 कलर होते हैं इस तरह के होते हैं। सबसे जो नीचे होता है वो वायलेट होता है, यानी कि बैगनी हो गया। यहाँ पे मैं सबका इंग्लिश बताता हूँ, आपको हिंदी पता होगा। ठीक है, बैजापी हप्पी नाला जो आपको याद रखते हैं, इंग्लिश वाले इस तरह से याद रखते हैं कि वायलेट होता है, फिर इंडिगा होता है और ब्लू, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे अधिक जो होता है वो रेड का होता है, लेकिन रेड के जस्ट अब इसमें रेड नहीं दिया है, तो रेड के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो किसका होगा, ओ का। ओ क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि नारंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे लंबी पूछा जा रहा था तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और स्क्रीन पे आपने देख भी लिया होगा कि पिक्चर किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, टर्गर। टर्गर से आप क्या समझते हैं, एक बार ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। टर्गर से आप क्या समझते हैं, देखिए टर्गर का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि पौधे की कोशिकाओं के भीतर पानी का दबाव जो होता है उसको कहते हैं टर्गर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न, लॉजिकली आप इसको कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, आर्द्रता का मतलब नमी होता है और कहीं तापमान अगर वृद्धि कर देंगे तो तापमान वृद्धि के कारण वहाँ पे गर्मी हो जाएगा और गर्मी की वजह से आर्द्रता को यानी कि नमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि चारकोल खाली स्थान को घर में जलाकर बनाया जाता है। तो आपको भैया बताना है कि चारकोल को किस तरह से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जला करके चारकोल बनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि सिक्रेटिन और कोलिस्टिटोकाइनिन जो पाचन हार्मोन है, इनका स्राव कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्यूडेनम से निकलता है। ड्यूडेनम किसका भाग होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है और वहीं से निकलता है सिक्रेटिन और कोलिस्टोटोकाइनिन जो कि पाचन हार्मोन है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार सिंगल पूछा गया है कि ड्यूडेनम किसका भाग होता है, तो ये आंत का भाग होता है। पूछ ले किसका आंत, तो छोटी आंत या बड़ी आंत, तो छोटी आंत का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। अगला ये बनता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 को मैच करना है, तो आपका समय शुरू होता है। अब आप मैच करके देख लीजिए क्या होगा राइट आंसर। तो फिलहाल बात करते हैं सही उत्तर के बारे में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हेलोग्राफी की बात करें तो होलोग्राफी डेनिस गोबर ने किया था, यानी कि फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड तो सिर्फ यहाँ पर मैच करा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो एक और भी देख लेते हैं, जैसे लघुगणन यानी कि लॉगरिथम के बारे में आपको पता होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जॉन नेपियर यानी कि सी का फर्स्ट यहाँ पर भी मैच कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये किया गया था फ्रेंड्स किसके द्वारा, एच के ओन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी का फोर्थ होना चाहिए, बी का फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और विद्युत स्थैतिकी बल का नियम तो ये चार्ल्स कूलम। ऑप्शन बी यानी कि डी का 2 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, इन सारे को आप अच्छे से याद रखेंगे, डायरेक्ट एक एक सिंगल भी पूछा जा सकता है। प्रश्न बनता है कि गैट्रिक्स जूस में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। काफी अच्छा प्रश्न, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, HCl ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो जठर रस होता है इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। और HCl और जो पाचन एंजाइम पेप्सिन है, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिए। नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो। ठीक है, आपके लिए क्यूज क्वेश्चन ये रहा, आप इस क्यूज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और नीचे कमेंट करके राइट आंसर को बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।